जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अपने साइंस की जो सीरीज चल रही है 600 प्रश्नों की, वो पूरी सीरीज हो चुकी है एक बार के लिए। अब उस सीरीज के 6 पार्ट में लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसमें पहले पार्ट जो आज अपन करने वाले हैं उसमें 1 से 100 तक के प्रश्न एक साथ आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और 1 से 100 तक प्रश्नों को अगर आपको अच्छे से गहराई में देखना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वो प्रश्न है जो उन छात्रों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं जिनके मॉक टेस्ट में आज से पहले साइंस के 6 से 7 सवाल सही हो रहे हैं। अगर इनको पढ़ लिया मात्र 600 प्रश्नों को, तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 101% 12 से 13 नंबर पहुंचने लग जाएंगे। क्योंकि ये वो प्रश्न है जो मैंने मेरी मेहनत से बनाए हैं। जिन भी छात्रों को लगता है कि कॉपी करें, आप एक मैसेज कीजिएगा, मैं मेरे प्रूफ भेजूंगा आपको। 1 से लेकर के पूरे 600 प्रश्नों के मैंने हैंडमेड बनाए, उसके बाद टाइपिंग वाले को भेजे हैं। और टाइपिंग का खर्च निकालने के लिए ही मैंने पेड नोट्स जारी करे। और ये वाली जो मेन सीरीज है वही पे केवल और केवल यही सीरीज जो अपनी पेड नोट्स में दी जा रही है। तो 21 रुपए, मात्र 21 रुपए में अपन पेड नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। तो देखिएगा, इस सीरीज को देखने का उद्देश्य यही है कि जो छात्र कमजोर हैं, जिन छात्रों के अभी तक साइंस तैयार नहीं है, उन छात्रों को अपन हेल्प कर सके। एक छोटी सी मुहिम अपन ने चलाई है, उस मुहिम का हिस्सा अगर आपको भी बनना है तो आप बनिएगा। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ये प्रश्न जब भी अपन साइंस पढ़ना शुरू करें, बायोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक यही रहेगा कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहेंगे? कोशिका को। अपने मानव शरीर की भी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहेंगे? कोशिका को कहेंगे। देखिएगा, 100 प्रश्न करवा रहा हूं, 100 के 100 प्रश्न बायो के रहेंगे। 200 प्रश्न बायो के शुरुआत के, अगले 200 प्रश्न अपने केमिस्ट्री के, अगले 200 प्रश्न किसके? फिजिक्स के भी है। तो देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? प्रोटीन की कमी से आपके होगा मेरेस्मस और क्वाइसियोरकर, दोनों रोग होंगे। प्रोटीन की कमी से होता है मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा यानी मेरेस्मस, क्या यानी क्वाइसियोरकर। तो दोनों प्रकार के रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों सही होगा। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है मेरेस्मस और क्वाइसियोरकर, दोनों होंगे। अगला, नपुंसकता का विटामिन कौन सा है? नपुंसकता का विटामिन है आपके विटामिन ई। विटामिन ई को नपुंसकता का विटामिन कहते हैं। ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी से धूप का विटामिन कहते हैं। रिकेटस रोग होता है। विटामिन के से, विटामिन के अंदर क्या होगा? धातु उपलब्ध होती है। अच्छा, विटामिन B12 में होती है धातु, तो विटामिन के से आपके रक्त का थक्का बनने का कार्य करती है। आंखों को जब अपन दान करते हैं तो कौन से भाग का दान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंख दान करते समय कौन से पार्ट का दान किया जाता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। आइरिस अपने आंखों का शटर कहलाता है। कॉर्निया जो होता है, इसी को अपन दान करते हैं। आंखों का दान करते समय किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह कहां पर होता है? सीरा के अंदर, धमनी के अंदर, धमनी में सीरा, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, आपको याद रखने का तरीका बताता हूं मैं। एक हाथी है, एक क्या है? एलिफेंट है। एलिफेंट है। एलिफेंट क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी होता है। शुद्ध होता है, शुद्ध शाकाहारी। एलिफेंट शुद्ध शाकाहारी होता है। जब ये चलता है तब आवाज किसकी आती है? फर्श पर धम धम की आवाज आती है। अर्थात धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा एक मैंने तरीका निकाला था कि याद रह जाए आपको, और अगर पहले से याद है तो आपकी मर्जी। हाथी शुद्ध शाकाहारी है, तो शुद्ध का मतलब शुद्ध रक्त किसमें बहेगा? शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जिसके अंदर क्या रहेगा? रक्त शुद्ध रहेगा। धमनी के अंदर रक्त शुद्ध रहता है। अगला, ल्यूकोसाइट का कार्य क्या होता है? ल्यूकोसाइट का कार्य, ल्यूकोसाइट आपको किसको कहते हैं अपन? WBC को कहा जाता है। WBC का प्रमुख कार्य रोगों से सुरक्षा करना। आरबीसी को क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही का मतलब है जो सभी से ग्रहण कर लेगा। अब देखिएगा, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। ओ अकेला रह गया तो वो सबको देने का कार्य करता है। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? सर्वदाता। वो कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। तो ए बी जो बचा है वो क्या है? सर्वग्राही है, सबसे लेने वाला है। अगला, इरिथ्रोसाइट का जीवन काल क्या होता है? इरिथ्रोसाइट की अगर मैं बात करूं जीवन काल की, तो इरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। और प्रॉपर आपको 120 दिन भी देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अगला है, मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है? मुख में अगर कोई भोजन उपस्थित है अपने, तो मुख से अपन बोलते हैं, तो मुख में जो उपस्थित होगा भोजन उसको कहेंगे बोलस। उसको क्या कह देंगे अपन? बोलस। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब यहाँ पे छोटी के बाद बात करें बड़ी ग्रंथि, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी आपके लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। वर्णांधता, वर्णांधता यानी कलर विजन,
इसको कौन सा काम कहते हैं अपन, कलर विजन। और कलर विजन है तो आप फोर्स लाइन में किसी में भी नहीं जा सकते, पुलिस वगैरह किसी में भी। कलर विजन वो होता है जिसमें व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता है, कौन सा लाल कलर है कौन सा हरा कलर, उसको डिफरेंस नहीं पता चलता है, जिसके कलर विजन होता है। और ये रोग आनुवांशिक होता है। कौन सा होता है ये रोग, क्या हो जाएगा, आनुवांशिक। जीवाणु जनित रोग कौन सा है, जीवाणु जनित जो जीवाणु से फैलता है, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड या पोलिया। तो जीवाणु जो रोग होता है वो, टाइफाइड जो रोग होता है वो जीवाणु से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। उस जीवाणु का नाम क्या, साल्मोनेला टाइफी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कौन से वायरस से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, क्या नाम है इसका, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। 3F यही है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ये होता है आपके एड्रिनल ग्रंथि, जिसको संकटकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। पुरुषों से संबंधित हार्मोन कौन सा, देखिएगा, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये 4 आपके हार्मोन है। इसमें से एकमात्र जो हार्मोन है वो पुरुषों से संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एकमात्र हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किससे संबंधित है, आपके पुरुषों से संबंधित है। रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये आपके गर्भ धारण करने के, गर्भ को बनाए रखने के और गर्भ की जो प्रसव पीड़ा होता है उसमें काम आते हैं। प्रसव पीड़ा वाला होता है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न अपने 16 प्रश्न हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। अगला प्रश्न आलू है। आलू क्या है, जड़, तना, फूल और फल। देखिए कि ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत बार एग्जामों में आता है और इसको फिर भी छात्र गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होता है जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है तो अपन सोचते हैं कि ये जड़ है, जबकि ऐसा नहीं है। आलू क्या है, आपके तना है, जमीन के नीचे होने के बावजूद वो किस किस्म का है, तना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, RH कारक जो रक्त है उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4। हल्का उसको क्या कहा जाता है, हल्का क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला आरबीसी का कब्रिस्तान, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस, पलिया या यकृत। देखिएगा आरबीसी का निर्माण की अगर सवाल आए, निर्माण कहां पर होता है, तो निर्माण होता है इसका लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। और अगर इसके कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान होगा पलिया। लेकिन अगर एक सवाल बनता है कि आरबीसी का जब नवजात बच्चा होता है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, नवजात बच्चे में, तो ध्यान दीजिएगा नवजात जो शिशु होता है उसके अंदर भी आरबीसी का निर्माण पलिया में होता है, और जो वयस्क होता है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होगा, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला है नवजात शिशु में प्रति 100 ml रक्त की मात्रा कितनी होती है। देखिएगा अलग अलग सवाल है। नवजात शिशु के अंदर होगी 23 से 25 mg प्रति 100 ml, पुरुष के अंदर होगी 15 mg प्रति 100 ml, महिला के अंदर होगी 12 mg प्रति 100 ml। तो यहां पर आपसे पूछा नवजात शिशु का, तो नवजात शिशु में हो जाएगी सी, ऑप्शन नंबर 23 से 25 mg प्रति 100 ml। अगला लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित है, टाइलिन, बोलस, इंसुलिन या कृतंग। कृतंग दांत होते हैं, इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाता है, बोलस मुख के अंदर जो उपस्थित भोजन को बोलस कहा जाता है। तो इसमें लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन और एमाइलेज 2 प्रकार के होते हैं। अगला भोजन को कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं, कुतरने से काटना, कुतरने से काटना, काटने से कृतंग, कुतरने के काटना, कुतरना, काटना और कृतंग, तीनों एक ही प्रकार के। तो कृतंग जो दांत है वो भोजन के कुतरने या काटने का कार्य करते हैं। अगला है शरीर की रसायनशाला किसे कहा जाता है। शरीर की रसायनशाला का मतलब हो गया अपने शरीर में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होगी तो इसी पार्ट की जांच की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को विष देकर के मार दिया जाए तो उसकी इसी एक पर्टिकुलर पार्ट की जांच होती है, वो पार्ट है आपके लीवर। शरीर की रसायनशाला कहा जाता है लीवर को। अगला भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन की बात करें, वह नाम है जो नाम जरूर छोटा है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, और इस लेंथ होने की वजह से, जैसे ये अमाशय है, अब अमाशय के जस्ट बाद में जो शुरू हो रखी है वो क्या है, आपके छोटी आंत होती है। इस तरह से लपेटे लिए हुए होती है अपने पेट के अंदर, और बाद में कौन सी शुरू हो जाती है, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत और अंदर वाली छोटी आंत है। नाम जरूर छोटा है लेकिन भोजन का सर्वाधिक पाचन करने का काम कौन करती है, छोटी आंत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अंदर किस भाग में ज्ञान चेतना के केंद्र पाए जाते। देखिएगा मस्तिष्क इस प्रकार से मस्तिष्क होगा अपना, ये जो सामने वाला पार्ट होगा बड़ा सा, यहाँ पे तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, और ये आपके मेरुरज्जु हो जाएगी इस तरह से नीचे। तो ये जो मस्तिष्क का बड़ा वाला पार्ट रहेगा, इस जगह पर प्रमस्तिष्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क।
और जितने भी ज्ञान, सोचना, समझना, बुद्धि के जितने भी केंद्र है वो सब प्रमस्तिष्क में पाए जाते हैं, यानी प्रमस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र पाए जाएंगे। अगला मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क के वजन की बात करें तो कितना हो जाएगा मानव मस्तिष्क का वजन, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 1400 ग्राम और 500 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का सामान्य वजन होता है आपके 1250 से लेकर के 1500 ग्राम लगभग होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम हो जाएगा। अगला कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस किसको कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। कोशिका की लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली कहेंगे। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। गोल्जी इकाई को क्या कहेंगे अपन, इसका अपने कोशिका का ट्रैफिक हवलदार। देखिएगा ये प्रश्न वो है जो एक ही प्रश्न में आपके 4-4 प्रश्न सही हो सकते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत की बात करें, कोशिका का जो नामकरण वगैरह वो रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेन हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका और अपने ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया था। और स्लाइडेन तथा स्वान जो है उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका की जिम्मेदार होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका, और एक है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी शरीर कोशिका मानव शरीर में है शुक्राणु, और सबसे बड़ी अगर मानव शरीर की बात करता तो अंडाणु सबसे बड़ी की। और मानव शरीर नाम लिखा हो तो सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव शरीर लिख दिया तो फिर शुक्राणु क्या होगी, सबसे छोटी होगी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाएगा और एंजियोग्राफी आपके हृदय का अध्ययन कहलाएगा। तीनों अलग अलग है। तो साइटोलॉजी को किसका अध्ययन कहेंगे, कोशिका का अध्ययन। हड्डियों के लिए आवश्यकता, तो हड्डियां मजबूत होती है किससे होती है, सोडियम से, कैल्शियम से, आयरन से, या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम अगर आप लोगे तो हड्डियां क्या हो जाएगी, आपकी मजबूत रहेगी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, आयोडीन की कमी से अरक्तता यानी खून की कमी, घेंगा यानी आयोडीन की कमी से टाइफाइड और नपुंसकता। तो घेंगा और गलकंड रोग जो है वो आपके किसकी कमी से होते हैं, आयोडीन की कमी से होते हैं। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B3 और B12। कौन से विटामिन में आपके कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। देखिएगा हर एक प्रश्न वो लिए है जो आपके आने वाले 22 तारीख को जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आप याद करोगे इस टेस्ट सीरीज को कि हाँ एक टेस्ट सीरीज मिली थी हमें 800 प्रश्नों की, जिसमें से 80% सवाल हर एक टेस्ट आपके मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। आज आप कहीं से भी कुछ भी मॉक टेस्ट दे लो, इन प्रश्नों में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने भी देख रखा है 2024 में बदन पर वर्दी का सपना, तो आप आइएगा इस टेस्ट सीरीज को देखिएगा, 100 प्रश्नों के 6 दिन में लगातार देखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले मैं कह सकता हूं कि साइंस के अंदर आप 80% कोर्स 100% आप 80% सवाल सही कर दोगे। दांत में मसूड़ों का रोग किस विटामिन की कमी से होता है, देखिएगा ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी। तो आपको जवाब देना है सी और डी में से। डी जो रोग होता है वो हड्डियों से संबंधित, तो दांत में मसूड़ों का रोग किससे हो जाएगा, विटामिन सी से हो जाएगा। धूप का विटामिन कौन सा होता है, धूप का विटामिन ए, डी, बी, सी और डी। धूप का विटामिन होता है अपने विटामिन डी। धूप का विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का सक्का नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से। अगर चोट लग जाती है व्यक्ति के तो रक्त का थक्का नहीं बनता का मतलब है अगर मेरे यहाँ चोट लग गई तो खून लगातार बहेगा। अपन ने देखा होगा अपने चोट लगने के बाद अगर दबा के रखा तो 1-2 मिनट बाद खून रुक जाता है, यानी खून का क्या बन जाता है, थक्का। क्यों, क्योंकि अपने शरीर में विटामिन के है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा और खून लगातार बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आंखों के द्वारा न्यूनतम देखने की क्षमता, यहां से अगर मैं पास से लाऊं तो 25 सेंटीमीटर की अगर मेरी दूरी है तो मैं देख सकता हूं, 25 से कम हो गई दूरी तो मैं साफ नहीं देख पाऊंगा। और अधिकतम देखने की दूरी होती है अनंत। तो न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम हो जाएगी आपके 25 सेंटीमीटर। ध्यान देना ऊपर वाला ऑप्शन किलोमीटर का है। अगला है आंखों के द्वारा अधिकतम देखने की क्षमता क्या है, अधिकतम देखने की क्षमता अनंत होती है। अगर मान के चलो 2 किलोमीटर लंबी रोड है, आपके सामने कुछ भी नहीं है तो आप 2 किलोमीटर दूर की बिल्डिंग देख सकते हो। लेकिन अगर बिल्डिंग से पहले कुछ आ गया तो अपन नहीं देख सकते, तो अनंत होती है। निकट दृष्टि दोष, देखिए कि इनको याद रखने का एक तरीका होता है, निकट नाम सबसे बड़ा है तो रोग लेंस कौन सा, बड़ा वाला, अवतल लेंस। और अगर रोग छोटा वाला है तो उसके लिए लेंस कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला ही, उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, अब ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण नहीं कर देना है,
अवतल लेंस करना है। मैं भी चाह रहा था अभी टिक करना अवतल नाम देख करके, लेकिन फिर आगे भी बढ़ना है, दर्पण है या लेंस है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त कौन सा होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दूरदृष्टि जो दो रोग है उसके अंदर उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। अभी नाम बताया मैंने, नाम छोटा है तो लेंस छोटा, नाम बड़ा है तो लेंस बड़ा वाला। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी आपके किसको अध्ययन कहते हैं? कवक वगैरह का। कार्डियोलॉजी जो होता है वो किसका होगा? हृदय का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न संख्या 41, हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपके कार्डियोलॉजी कहलाएगा। अगला है शुद्ध रक्त का प्रवाह कहां पर होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह अभी अपन ने बात करा, ऊपर एक सवाल आया था, वहां पर भी बताया था कि हाथी शुद्ध शाकाहारी होता है और ये जब चलता है धम धम की आवाज होती है, अर्थात शुद्ध रक्त किसमें बहेगा? धमनी में बहेगा। अशुद्ध रक्त की बात करें, अशुद्ध रक्त किसमें बह जाएगा? आपके सीरा के अंदर बह जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उसकी खोज किसने करी है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी है? सोरेनसन, रॉबर्ट ब्राउन, विलियम हार्वे, अल्टमान व केलिकर। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी है। ECG देखिएगा, एक तो होता है ECG और एक होता है EEG, दो अलग अलग चीजें। जैसे C आए कार्डियोलॉजी आए तो ये हृदय के अध्ययन से संबंधित है। पेसमेकर, पेसमेकर वो होता है जो अपने जो नलियां हैं, जो धमनी शिरा है, ये ब्लॉकेज होने लग जाती है तो पेसमेकर लगाया जाता है, जो इसको अचानक से पेस देगा, यानी कि अचानक से क्या करेगा? उनकी स्पीड बढ़ाता है रक्त की, तो उससे रक्त की जो धमनियां जो सिकुड़ने वाले होती है वो क्या होती है? खुल जाती है। तो इसका संबंध होता है आपके हृदय से। मानव जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? उसमें 4 होते हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 नीले। आलिंद और नीले, इधर वाले दोनों हो जाएंगे नीले, आलिंद और नीले। तो 2 आलिंद 2 नीले, कितने हो गए टोटल कोष्ठक? 4 हो गए। अगला, रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए ये सवाल पहले आ चुका, रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4। अगर प्रकृति पूछे तो क्षारीय, कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय। लेकिन क्षारीय में भी पूछे प्रबल या दुर्बल, तो ये दुर्बल क्षारीय है। क्या है? दुर्बल क्षारीय। रक्त का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? पलीहा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर आनुवंशिकता के कारण। देखिएगा रक्त में लाल रंग जो होता है वो आपके आयरन की वजह से होता है। किसकी वजह से? आयरन की वजह से या हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। पुरुषों में प्रति 100 ml रक्त की मात्रा होती है। पुरुष जो होते हैं उनमें प्रति 100 ml में रक्त की मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 ml में, प्रति 100 ml में पुरुषों के अंदर कितनी होती है? 15 mg। नवजात शिशु के अंदर 20 से 25 mg, जबकि महिलाओं के अंदर होती है 10 से 12 प्रति mg। ये तो होती है स्त्रियों में, ये होती है आपके नवजात में। नवजात में अलग अलग हो गया। अलग। अगला सवाल, इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होगा? इरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया आपके आरबीसी को ही कहा गया है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 150 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के बचते हैं अगले 50 प्रश्न, वो भी अभी आपको जस्ट करवाए जाएंगे, तो बने रहिएगा क्लास के साथ में। 150 अपने 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगले 50 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अपन प्रश्न संख्या है 51। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? देखिएगा रक्त होता है, रक्त के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्लाज्मा, द्रव अवस्था में प्लाज्मा और ठोस अवस्था में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसकी मात्रा होती है द्रव में प्लाज्मा, प्लाज्मा की मात्रा होती है आपके 55%। कितनी हो जाएगी? 55% हो गया। प्लाज्मा की मात्रा कितनी हो गई? 55% होती है। जबकि आपके इसकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनकी मात्रा कितनी होती है? 45% होती है। तो प्लाज्मा की मात्रा हो गई आपके 55%। अगला है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होगा? आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? रोगों से सुरक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना या गैसों का परिवहन करना। तो ये गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ लेकर जाते हैं, तो गैसों का परिवहन करना क्या हो जाएगा? आरबीसी का प्रमुख कार्य हो जाएगा। अगला है आरबीसी का उद्गम स्थल क्या है? आरबीसी का उद्गम स्थल कहां से ये निकलती है? तो मैंने सवाल ये बता दिया है। आरबीसी जब नवजात शिशु का ऊपर आया था, नवजात शिशु का उद्गम स्थल होता है पलिया के अंदर, लेकिन आरबीसी का अगर केवल उद्गम स्थल पूछे तो लाल अस्थि मज्जा से निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या होगा? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करती है, तो डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य हो जाएगा रोगों से सुरक्षा करना। आरबीसी का रंग लाल होता है, लाल होने का प्रमुख कारण क्या? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होगा? आरबीसी होती है 600 के अनुपात में
और WBC हो जाएगी 1 अनुपात में 600 अनुपात 1 इनका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। देखिएगा 56 प्रश्न हो चुके हैं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर शेयर नहीं करा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि इस प्रकार का भी एक चैनल है जहां पर साइंस की प्रॉपर क्लासें देखने को मिलती है। अगर आपने हमारे पूरे चैनल को अगर देखा है आपने गौर से तो मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की, जीके की और अपने मॉडल पेपर की भी क्लास प्रॉपर आ रही है। दिन में 3 से 4 क्लासें हम अपलोड करते हैं। देखिएगा दिन के अंदर अपनी ऑफलाइन क्लासें वगैरह चलती है, लोड ज्यादा रहता है, ऑफलाइन बैच अलग अलग चलते हैं। ये क्लासें जो शूट होती है अपनी रात को होती है, केवल शूट होती है, फोन वगैरह सबसे शूट होती है, अपना डिजिटल बोर्ड वगैरह का ऐसा कोई है नहीं। लेकिन आपकी दुआएं रही तो नेक्स्ट ईयर जब अपन वापस तैयारी करवाएंगे आर्मी की तो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करवा के अपन पढ़ाने वाले हैं। वो सब कब पॉसिबल होगा, जब आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे और आपका अपना प्यार बनाए रखोगे। तो देखिएगा अपने ऑफलाइन जो कोचिंग चलती है उसके अंदर लास्ट ईयर भी 16 छात्र थे, 16 के 16 पास हुए। फिर अब की बार बात करें तो 20 छात्र है, 20 में से उम्मीद है ऊपर वाले ने चाहा तो 20 के 20 एग्जाम में क्लियर होंगे और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब आपके सामने हाजिर होंगे हम कि देखिएगा ये हमारा आर्मी का रिजल्ट है। ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कार्ल लैंड-स्टीनर। देखिएगा अब थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे अपन। कार्ल लैंड-स्टीनर ने किसकी खोज करी है? ब्लड ग्रुप की खोज करी है। अगला सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही यानी कि सबसे ग्रहण करने वाला कौन है? AB। और सर्वदाता कौन है आपके? O ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। आरएच कारक की खोज किस बंदर पर की गई? आरएच कारक की खोज की गई मकाका रिसस नामक बंदर पर की गई। विश्व में आरएच धनात्मक लोगों की संख्या देखिए 85% लोग जो है पॉजिटिव है और 15% लोग नेगेटिव है। यानी आरएच नेगेटिव लोग 15%, आरएच पॉजिटिव लोग 85%। तो 85% लोग क्या है? आरएच पॉजिटिव है। अगला शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी है? हेडमास्टर। देखिएगा यहाँ 2 जगह सवाल है। कुछ छात्र ये कहते हैं कि सर हाइपोथैलेमस को भी कहा जाता है, कुछ छात्र कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि को ही हाइपोथैलेमस कहा गया है। देखिएगा मैं ये मानता हूं कि पीयूष जो ग्रंथि होती है इसी को हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है इसी को क्या मानते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि मानते हैं। मास्टर ग्रंथि आपके पीयूष होती है। मास्टर के ऊपर एक और मास्टर होता है जिसको अपन हेडमास्टर कहते हैं। हेडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन रखेगा? हाइपोथैलेमस। जब अपना शरीर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब अपने शरीर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर की मास्टर ग्रंथि होगी आपके पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने और सुनने के लिए नियंत्रित करता है? देखना व सुनना कौन कंट्रोल करता है? तो मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? देखने व सुनने को कंट्रोल करेगा आपके। मस्तिष्क का वह भाग जो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। इस तरह से मस्तिष्क होगा। यहाँ पर मस्तिष्क के यहाँ पर क्या बना रहेगा? अनुमस्तिष्क रहेगा। ये अनुमस्तिष्क क्या करेगा? अपने देखने व सुनने की कंट्रोल करेगा। ये मेरुरज्जु हो गया, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये क्या है? अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क क्या करेगा? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अगला शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को जो हमारे शरीर पे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि ऐच्छिक क्रिया तो होगी जैसे मेरे को आंखें बंद करनी मेरी इच्छा पे निर्भर है, लेकिन जो अपने ब्लड जो रक्त का दाब चल रहा है, जो अपने धमनी और शीरा जो कंट्रोल नहीं है, श्वसन जो अपन श्वास ले रहे हैं उन पे अपना कंट्रोल नहीं है, तो वो कहलाएगी आपकी अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करेगा। अगला EEG। देखिए ऊपर एक सवाल आया था ECG। ECG का मैंने बताया था हृदय से संबंधित है। तो EEG है जो मस्तिष्क के रोग होते हैं उनकी जांच की जाती है। मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है? मुख में उपस्थित भोजन को बोलस कहा जाता है। अमाशय द्वारा स्त्रावित अम्ल कौन सा? अमाशय के अंदर एक अम्ल निकलता है, इस प्रकार से अमाशय है। इसके अंदर एक अम्ल निकलता है जिसको जठर रस भी कहा जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसको HCl भी कहा जाता है। और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो अपन इनो लेते हैं। उस इनो के अंदर क्या होता है? आपके MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अगला प्रश्न है दूध के पाचन में कौन सहायक है? दूध के पाचन में कौन सहायक है? अमाइलेज, HCl, टाइलिन या रेनिन? तो देखिए दूध के पाचन करने में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो रेनिन है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन है? रेनिन है। अगला शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर है। छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो लंबी कोशिका कौन है? अपने तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। अगला शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग
तो हाथ, पैर, त्वचा या लीवर? तो देखिएगा लीवर तो ग्रंथि है। त्वचा जो है अपने शरीर की चमड़ी जो है वो सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग कौन है? शरीर की त्वचा। मल का रंग काला होना, मल का रंग काला होता है तो वो किस वजह से होता है? स्टरकोब्लिन, आयरन के कारण, कैल्शियम के कारण या रेनिन के कारण? देखिए स्टरकोब्लिन होता है, उसकी वजह से मल का रंग क्या होता है? काला होता है। व्यक्ति की मृत्यु विष देने पर जांच की जाती। देखिए ऊपर मैंने एक लीवर ग्रंथि आई थी तो मैंने बताया था कि व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो प्रयोगशाला का जांच किया जाता है। व्यक्ति की प्रयोगशाला कहा जाता है लीवर को। और जब भी जहर देकर किसी की मृत्यु की जाती है तो जब पोस्टमार्टम होता है तो आपका किसकी जांच होती है? यकृत या लीवर की जांच होती है। मानव शरीर की रसायनशाला किसे कहते हैं? यही सवाल था। रसायनशाला कहते हैं अपन यकृत को। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। आपके कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी और हृदय का अध्ययन एंजियोग्राफी। प्राथमिक पोषक तत्व है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तीनों के तीनों क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं आपके। अगला है वीर्य का पीएच मान कितना होता है? वीर्य जो होता है शुक्राणु के द्वारा स्त्रावित एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको कहते हैं अपन वीर्य। वीर्य का पीएच मान होता है 6.5। पुरुषों से संबंधित हार्मोन है, पुरुषों से संबंधित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। आनुवंशिक रोग जो हमें जन्म से मिलता है, ये बाहर से, कैंसर बाहर से होता है, चिकन पॉक्स बाहर से, टाइफाइड बाहर से, लेकिन हीमोफीलिया जो रोग होता है वो आनुवंशिक रोग होता है। इस रोग के अंदर व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो खून का बहना रुकता नहीं है। एक बार यहाँ चोट लग गई तो वो खून लगातार बहता रहेगा, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? देखिएगा कुछ रोग पूछे जाते हैं कि ये वायरस जनित रोग कौन सा है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ से जनित जो रोग है मलेरिया, निंद्रा रोग, ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। वायरस जनित रोग कौन सा है? रेबीज जो रोग है जिसको अपन जल आतंक रोग भी कहते हैं, जिसमें बंदर या कुत्ते के काटने के या उनकी लार से होता है, पागल कुत्ते और पागल बंदर के काटने से। और इसके अंदर व्यक्ति को क्या होता है? जल से डर लगता है। तो अगला ही सवाल है जल आतंक रोग किसे कहते हैं? रेबीज को ही जल आतंक रोग कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिया भी किसको कहेंगे? रेबीज को। अगला एचआईवी का पूरा नाम क्या होगा? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फोर्थ डे फीवर, यानी 4 दिन तक ये बुखार रहता है, तो कौन सा होगा? मेरेस्मस, खसरा, रेबीज या स्वाइन फ्लू? तो खसरा जो बुखार होता है वो क्या होता है? 4 दिन तक होता है। अगला डॉट्स का पूरा नाम क्या है? डॉट्स का डायरेक्ट ऑब्जर्वमेंट ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। अगला है मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है? मटर के दाने के समान अगर ग्रंथि की बात करें तो मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी हो जाएगी आपके? मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष जो सबसे छोटी ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं अपन? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मटर के दाने के समान। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला त्वचा के लिए जो रंग जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है? त्वचा के लिए जो रंग जिम्मेदार होता है वो रेनिन, टाइलिन, मेलेनिन या नॉन? रेनिन दूध के लिए होता है, दूध के पाचन में। टाइलिन आपके किससे होता है? लार से संबंधित। तो मेलेनिन जो आपके हार्मोन होता है वो त्वचा से संबंधित होता है। अगला थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित कौन सा हार्मोन है? थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है आपके? थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि हार्मोन स्त्रावित करता है। अगला संकटकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? जब जब अपने ऊपर संकट आता है तो ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और अपने संकट को टाल देती है। यानी कि ये ग्रंथि होती है आपकी किडनी जो होती है इस तरह से, दोनों किडनियों के ऊपर की तरफ इस तरह से स्थित होती है ये ग्रंथि, और इनको कहते हैं एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि, इसे 3F यानी फियर, फाइट और फ्लाइट वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। जब जब अपने ऊपर संकट आएगा ये ग्रंथि काम करेगी। जब जब अपने मतलब संकट आ जाएगा या जब जब हमें तनाव होगा, इसे स्ट्रेस वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए ये 3F आ गया। 3F से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? वो एड्रिनल ग्रंथि है। गंजापन रोग होता है। गंजापन रोग किससे होता है आपके? प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु या कवक? देखिए कवक से होता है। दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब किससे होगा? कवक से। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इसको बताने की जरूरत नहीं है शायद मुझे, हर एक बच्चे को ऐसा सवाल आता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कान की स्टेपिज जो हड्डी होती है, स्टेपिज, वो सबसे छोटी हड्डी है। वो क्या है? सबसे छोटी हड्डी है।
फीमर जो जांघ की है वो सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे मजबूत की बात करें तो जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे मजबूत है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांघ की सबसे बड़ी है। और हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है 98 प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी स्टेपिस कान की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत जो है वो जबड़े की एनामेल होती है। अब देखिए अंतिम प्रश्न 100वें प्रश्न की बात करेंगे अपन। 100 की बात करें तो आगे भी अपन चलेंगे, आगे वाले प्रश्नों की तरफ भी लेंगे अपन। शरीर के सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामेल, जो अपने जो दाढ़ वगैरह होती है पीछे की तरफ, वो सबसे कठोर तत्व होता है। देखिएगा 100 प्रश्न आज लिए हैं अपन ने, नेक्स्ट क्लास में 100 प्रश्न लेंगे। इसी प्रकार से 6 दिनों में अपन पूरे 600 प्रश्न कर लेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है आज की, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको इस कोर्स को पीडीएफ आपको अपने पास में चाहिए, जिन पे उत्तर के टिक लगे हुए हैं, जैसे ये अपन करवा रहे हैं ना उत्तर के टिक, वैसे उत्तर के टिक लगे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारे 8890620764। ये अपने नंबर है, इन पे व्हाट्सएप पे संपर्क करना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।